जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों आइए इस नए वीडियो में भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं। चलिए पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन ये देखे होंगे आप 100वां नंबर जो क्वेश्चन था वो यही था। क्या क्वेश्चन था? विद्युत धारा का मात्रक होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एम्पियर। साथियों एम्पियर था, डी ऑप्शन था। चलिए इस वीडियो का नया क्वेश्चन आपके साथ फिजिक्स समान ज्ञान देखिए ये है पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखिए है आपको। हाँ चलिए अब यहाँ पे लेते हैं। परमाणुओं के नाभिक का व्यास मापने की इकाई है। जैसे परमाणु है ना, परमाणु के जानबे करते हैं कि इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये फंडामेंटल इसका ये जो है सो जो पार्टिकल है वो उसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है जीरो, कोई आवेश इसमें नहीं होता है। अर्थात यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रिक जो है सो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की फोर्स लगी होती है जिसके कारण ये जो है सो अपनी कक्षा के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, इसलिए न्यूक्लियस इसे कहते हैं। तो नाभिक के व्यास को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापने का जो है क्या है इसका इकाई? फर्मी, फेम्टोमीटर, दोनों में से कोई भी या तो कोई नहीं। हाँ साथियों दोनों में से कोई भी, फर्मी भी हो सकता है, फेम्टोमीटर भी हो सकता है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 101 के बाद 102 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। देखिए क्वार्ट्ज घड़ी का उपयोग होता है कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में, दोनों में कोई नहीं। साथियों दोनों में होता है। ये क्वार्ट्ज घड़ी जो है, क्वार्ट्ज घड़ी का प्रयोग कंप्यूटर में और माइक्रो प्रोसेसर में दोनों में होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 101 के बाद 102 नंबर में आते हैं। किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु का वेग होता है, वेग को कहते हैं। किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु के वेग को कहते हैं, यहाँ के होना चाहिए था। चलिए तो क्या कहते हैं? वृत्तीय वेग, रैखिक वेग, सापेक्ष वेग। साथियों सापेक्ष वेग कहते हैं। मान लीजिए रोड है और रोड के एक तरफ में अगर यदि कार मारुति चल रही है, ठीक है, ये बस चल रही है, यहाँ कोई पोल गड़ा हुआ है तो पोल के अपेक्षा इसकी जो है या तो कोई दूसरे तरफ से अगर यदि कोई साइकिल चलाने वाला जा रहा है इसी रोड पर तो इसके और इसके बीच में जो इस साइकिल की अपेक्षा जो बस की गति है उसी को कहते हैं सापेक्ष वेग, अर्थात रिलेटिव वेलोसिटी इसको कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसीलिए अगर यदि आप ट्रेन से चल रहे हैं और बगल में कोई पोल गड़ा हुआ है तो उस पोल के सापेक्ष में आप जा रहे हैं तो अस्थिर वस्तु के सापेक्ष आप गति में है, इसलिए सापेक्षिक वेग आपकी वहां तुलना की जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है सापेक्ष वेग, वृत्तीय वेग, रैखिक वेग, कोणीय वेग। साथियों ये वृत्तीय वेग की बात है। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है और यहाँ से कोई वस्तु चलना इस पर, ये इस वृत्त पर चलना शुरू किया है तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, मान लीजिए इतना दूरी तय करी तो यहाँ पे जो है इस 1 सेकंड में तय की गई दूरी को कोणीय वेग कहते हैं। जितना डिस्टेंस तय किया है उसे कोणीय वेग कहते हैं। मान लीजिए थीटा है या फाई है या सा है ना, या ओमेगा है, किसी से भी सूचित करते हैं आप, तो कोणीय वेग यही कोणीय वेग हुआ 1 सेकंड में इस पथ पे तय की गई दूरी, वृत्तीय पथ पे तय की गई दूरी कण द्वारा 1 सेकंड में जितना दूरी तय करे उसे ही कहते हैं कोणीय वेग, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 104 नंबर सवाल आया है। देखिए इसमें कह रहा है कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? कोणीय वेग का क्या संकेत है? ओमेगा से कोणीय वेग को सूचित करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा है ना, थीटा, साई, नन ऑफ दीज। तो चलिए ओमेगा होता है, इसलिए ओमेगा को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, अर्थात ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 104 के बाद 105 नंबर सवाल है, बहुत बढ़िया। किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर कहलाती है। किसी पिंड के वेग में, जैसे रोड है और रोड पर कोई मारुति मान लीजिए चल रही है, ठीक है, कोई मारुति चल रही है रोड पर, इस पर रोड पर, तो इसमें जो है सो एक्सीलरेटर देकर के जैसे ही गाड़ी की गति को तेज, मान लिया अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ देर बाद हो जाती है तो 5 किलोमीटर जो अंतर हुआ इसे क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन, मैंने जो गति इसका है वेग है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन।
त्वरण, मंदन, नन ऑफ दीज। त्वरण कहते हैं साथियों, इसे त्वरण कहते हैं। इसलिए हम लोग जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक्सीलेटर जब देते हैं तो एक्सीलेटर दे करके एकाएक जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो वो त्वरण है, उसमें जो परिवर्तन वेग में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर यदि वेग में परिवर्तन, अगर यदि वो हम एक अस्थिर मैंने एक्सीलेटर देके एक्सीलेटर देके चल रहे हैं 10 किलोमीटर के प्रति आवर के रफ्तार से हम चल रहे हैं हमेशा, तो इसमें त्वरण नहीं है, वो समान गति उसको कहते हैं, इसीलिए ये त्वरण है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 105 के बाद 106 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा। वेग बढ़ने से त्वरण का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं, धनात्मक होता है। अगर यदि वेग बढ़ रही है तो इसमें हम जा रहे हैं तो क्या है दिशा में, तो प्लस है ये। लेकिन अगर यदि कभी कभी हम तेज गति से धीरे 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 वेग को घटाते जा रहे हैं तो उसको कहते हैं मंदन, मंदन कहते हैं। चलिए तो उसका भी क्वेश्चन आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 106 के बाद 107 नंबर सवाल में आते हैं, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो तो पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहते हैं कोणीय वेग, सापेक्ष वेग या मंदन। कोणीय वेग, सापेक्ष वेग या मंदन, हाँ क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ था, मंदन या धनात्मक त्वरण, तो इसको मंदन कहते हैं साथियों। क्या कह रहे हैं, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान, वेग में परिवर्तन का मान जो है वो ऋणात्मक है, मतलब घटते हुए, पहले था 10 किलोमीटर प्रति, अब हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घटते जा रहा है, उत्तरोत्तर घटते जा रहा है। तो घटते जब जा रहा है तो इसके त्वरण में परिवर्तन, वेग परिवर्तन में कमी आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, माइनस में निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति आवर और 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो जब 10 में 8 घटेगा तो -2 ना आएगा, बटे समय मान लीजिए 2 सेकंड में या 2 मिनट में हुआ होगा, इसलिए 2 कट गया, मैंने कितना हो गया 1 बटे -1 बटे मिनट, ठीक है, इतना हो गया। तो माइनस में जब आ गया तो इसी को कहते हैं मंदन, माइनस में जब आवे तो मंदन कहते हैं, पॉजिटिव में रहे तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। चलिए इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 108 नंबर सवाल देख लीजिए, स्टेशन के समीप आती हुई गाड़ी में उत्पन्न त्वरण होता है, उत्पन्न त्वरण होता है या मंदन, उत्पन्न त्वरण उत्पन्न होता है या मंदन। देखिए अगर कोई ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे आ रही है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, रेलगाड़ी आ रही है और वो धीरे धीरे करके रुकते जा रही है, यहाँ पे स्टॉपेज लेना है, यहाँ इंडिकेट लगा हुआ है, सिग्नल दिया हुआ है, तो वो रुकेगी। तो तेज गति से आ रही थी ना, तेज गति से आते आते वो रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, क्या होगा, मंदन होगा। अभी तुरंत देखे थे हम लोग, मंदन होगा, इसीलिए चलिए बी के बाद सी नंबर सवाल है, स्टेशन से खुलने वाली गाड़ी में मंदन होता है या त्वरण। मंदन, त्वरण या कुछ नहीं। देखिए साथियों, अब स्टेशन से जो ट्रेन खुल रही है वो ट्रेन तो यहाँ पे एकदम रुकी हुई थी और उसकी गति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। मान लीजिए 0 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ऐसे होते जा रही है। इसका मतलब ये पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है, मैंने वेग में परिवर्तन जो है पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये त्वरण होगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। 109 के बाद 110 नंबर सवाल में कहता है, सर आइजक न्यूटन ने गति के अपने 3 नियमों का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया उसका नाम है। विज्ञान का इतिहास, विज्ञान की दुनिया, प्रिंसिपिया, कोई नहीं, प्रिंसिपिया इसका नाम है। सी, सर आइजक न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, 1, 2 और 3, है ना। पहले को जड़त्व का भी नियम कहते हैं और तीसरा को फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। अर्थात 3 नियम इन्होंने इसी बुक में प्रतिपादित किया। इस ग्रंथ का नाम है प्रिंसिपिया। चलिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी, कभी मौका लगे तो पढ़नी चाहिए। अगले सवाल है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या नियम जाना जाता है, जड़त्व का नियम, क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम, है ना, दोनों, कोई नहीं, तो जड़त्व का नियम। न्यूटन साहब ने जो प्रथम नियम दिए थे वो कहना था उनका कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगी, जब तक उसको बाहरी कोई बल नहीं लगाया जा सके। जैसे मान लीजिए किसी गेंद को आप छक्का मारते हैं तो वो गेंद छक्का के लिए आकाश की ओर जाती है तो वो जाती ही रहनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, हवा का झोंका, जी का मान, बहुत सारा चीज घर्षण होने के कारण हवा का भी जो घर्षण, हवा के साथ जो टकराव होता है और जी का मान जो नीचे खींचता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, इसलिए गेंद नीचे गिर जाती है कुछ दूर जा करके। इसलिए कहा गया है, न्यूटन साहब ने कहा कि ये गेंद को चलते जाना चाहिए था, लेकिन ये निर्वात है नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ शून्य है नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही, इसलिए वो गिर जाती है। तो यही कहना था उनका कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, कोई वस्तु अस्थिर है तो हमेशा अस्थिर ही रहेगी, जब तक उसको बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी ताकत उसको धक्का दे करके आगे ना बढ़ा सके।
तो इसी को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम, कि हम रुका नहीं तो रुकले रहेंगे, हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 11 के बाद 12 नंबर सवाल है साथियों। इसमें कह रहे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? तृतीय नियम को, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दोनों कोई नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें कहा गया था जिस वस्तु को जितना आप किसी को वस्तु को खींचेंगे तो वो भी आपको उतने ही बल से खींचेगा, किसी वस्तु को प्रेशर देंगे तो वो भी आपको उतने ही बल से प्रेशर देगा, यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 112 के बाद 113 नंबर में आते हैं साथियों। किसी पिंड को दिया गया आवेग बराबर होता है, किसी पिंड को दिया गया आवेग बराबर होता है पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के, पिंड के वेग के, पिंड के गति के। साथियों ए ऑप्शन होगा, पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के। चलिए 13 के बाद 14 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए, त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार महसूस होता है, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, अपरिवर्तित, कोई नहीं। जैसे मान ली लिफ्ट में आप जब जा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कोई आदमी खड़ा है लिफ्ट में और ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, दिशा ये है, तो यहाँ पे भार जो है सो लगता है बहुत भार मेरा है, लेकिन वही लिफ्ट अगर यदि नीचे की ओर आएगा तो भार लगेगा हल्का, और एकाएक रस्सी अगर टूट गया, ये दोनों रस्सी टूट गया तो वो व्यक्ति का भारे शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। चलिए इसी पर भी क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बढ़ा हुआ। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 के बाद 15 में कह रहा है, इसमें कह रहा है त्वरित गति से नीचे उतरते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार अनुभव होता है, कैसा? बढ़ा हुआ, घटा हुआ, अपरिवर्तित। तो घटा हुआ महसूस होता है, इसीलिए हम देखते हैं नीचे जब जैसे लिफ्ट नीचे जाती है तो हमें लगता है कि हम बहुत हल्का हो गए हैं, कभी डर भी लगता है, इसीलिए घटा हुआ महसूस होता है। 15 के बाद 16 नंबर सवाल में ये साथियों बहुत अच्छा है। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार होगा, बैठे व्यक्ति का भार बिल्कुल क्या होगा? घटा हुआ, बढ़ा हुआ, शून्य, अपरिवर्तित, शून्य हो जाएगा। लगेगा कि मेरा कोई भार ही नहीं है, भारहीनता अनुभव करने लगेगा, और वो हालांकि इस तरह नहीं होनी चाहिए, इसमें जान पर भी खतरा रहता है। चलिए 16 के बाद 17 नंबर सवाल में देखिए, चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में से अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? भार अपरिवर्तित रहेगा कि द्रव्यमान? द्रव्यमान क्या रहेगा? तो देखिए साथियों, भार द्रव्यमान दोनों कोई नहीं, चूंकि आप जानते हैं कि द्रव्यमान तो फिक्स है। जैसे मान लीजिए जितना द्रव्यमान किसी वस्तु का है तो वो तो फिक्स है, लेकिन उसमें द्रव्यमान तो फिक्स है, लेकिन भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है mg, अर्थात जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा लग रहा है वो चंद्रमा पर 1/6 है। वहाँ चेंज कौन सी होगा? भार चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान फिक्स रहेगा, इसलिए भार बदलेगा मेरा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो हमारा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार वहाँ चेंज कर जाएगा। अगर हमारे भार यहाँ है 60 kg तो वहाँ हम 6 kg का हो जाएंगे, नहीं 10 kg का हो जाएंगे, छठा भाग, 1/6 भाग होता है वहाँ। चलिए 17 के बाद 18 नंबर सवाल में आइए। इसमें कह रहे रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, दोनों कोई नहीं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। रॉकेट ऊपर जो जाता है उसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, और हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है ना, मास गुना वेलोसिटी, mv, अर्थात मास, जैसे इसको देख लीजिए, संवेग बराबर होता है मात्रा गुना वेग, है ना, तो mv, इसको p से सिद्ध करते हैं, है ना, mv। तो mv जो आपका है, तो आप इसका अगर यदि SI मात्रक निकालते हैं तो क्या होगा? मास का kg होता है और v का मीटर प्रति सेकंड होता है, यही होता है आपका, इसका हो जाएगा। तो यही ऊर्जा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, मैंने संवेग जो है सो खत्म नहीं किया जा सकता है, संवेग को जो है सो, इसलिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर ये कार्य करता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 18 के बाद 19 नंबर सवाल में आते हैं। 19 में है, पृथ्वी की ओर किसी वस्तु के गिरने से उसका वेग, उसका संवेग, पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिर रही है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु गिर रही है तो क्या होगा? संवेग, उसका संवेग अर्थात मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है और मास तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, क्योंकि जी का मान यहाँ पे लग रहा है ना, इसलिए क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वो परिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है। क्या होगा? ये ऑप्शन होगा।
चलिए 19 के बाद 20 नंबर ये लास्ट सवाल है साथियों। बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, कोई नहीं, न्यूटन मीटर है, इसलिए ये ऑप्शन लगाइए। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः आपके साथ मिलते हैं, तब तक मस्त रहिए, अच्छे रहिए। अगर पहली बार है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।